Hello everyone, welcome back to my channel IGNOU Student Guider. In this brand new video, I'll be sharing answer key of PEVAE 181 of December 2023. इस PYQ के जो सारे आंसर्स हैं वो ChatGPT के नहीं हैं। ये आंसर्स मैंने पर्सनली बुक में सर्च किए हैं, वेरीफाई और रीचेक करे हैं। इसलिए ये आंसर की 100% वेरीफाइड है। इफ़ दिस वीडियो हेल्प्स यू इवन अ बिट, please like the video, share it with your friends and please subscribe to the channel. Without wasting any more time, let's start the video. Question 1 है, the concept of sustainable development was formally defined in Brundtland Commission report, Delos Commission report, Swaminathan Commission report, Maurice Strong Commission report. इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन, ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि प्रेजेंट रिसोर्सेज की हेल्प से ऐसी डेवलपमेंट करना देश का या दुनिया का जिससे डेवलपमेंट भी हो और फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स हैं रिसोर्सेज की वो भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले जो डिफाइन किया था वो ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट में किया गया था 1987 में, और इसे अवर कॉमन फ्यूचर भी कहा जाता है। Now question 2 is moving from pollution intensive economic production to environment friendly processes. Options are environmental transition, technological transition, industrial transition, economic transition. इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 2, technological transition is the correct answer. टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन का मतलब होता है जो ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं जो पॉल्यूशन करती हैं उनसे हम मूव हो क्लीनर और इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जो पॉल्यूशन ना फैलाएं। इससे पॉल्यूशन रिड्यूस होता है और नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्व होते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट होता है। ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 2। Now question 3, which one of the following is not one of the Sustainable Development Goals SDGs? Options are clean water and sanitation, affordable and clean energy, clean air, life on land. इसका आंसर है clean air. आप ये बुक में जो 17 गोल्स दे रखे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, इन्हें अच्छे से याद रखें ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकें। जो क्लीन एयर है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में नहीं आता। बाकी जो ऑप्शंस हैं जैसे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन इज़ ऑन द पॉइंट 6 ऑफ SDG एंड अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी SDG 7 पॉइंट पर आता है और लाइफ ऑन लैंड SDG 15 पॉइंट पर आता है। ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 4, डिकम्पोजर्स आर अदरवाइज नोन एज, ऑप्शंस आर ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स, फेगोट्रॉप्स, सेप्लोट्रॉप्स। ऑप्शन 4 सेप्लोट्रॉप्स इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेप्लोट्रॉप्स को डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है और इन्हें वाइस वर्सा यूज़ कर सकते हैं बिकॉज दे डिकम्पोजर्स आर ऑल्सो नोन एज सेप्लोट्रॉप्स। ये डिकम्पोजर्स और सेप्लोट्रॉप्स होते क्या हैं? ये जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स का ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उनको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से इन्हें सिंपल सब्सटेंस बनाते हैं और मेनली डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं। ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। Now question 5, which one of the following statement related to ecosystem is false? All ecosystems have well-defined boundaries. Ecosystem represents enormous contrast in size and complexity. Ecosystem is a unit of study. The term ecosystem was coined by Tinsley. जो इनमें statements हैं ecosystem के बारे में उनमें 2, 3 और 4 ecosystem के बारे में सही है, वो true statements हैं। Only one is the false statement about ecosystem because ecosystem की well-defined boundaries नहीं होती हैं, ये overlap होती हैं। जो नेबरिंग इकोसिस्टम्स हैं वो ओवरलैप होते हैं, इनकी एक वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती। ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 6, वाटर कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर इज नोन एज लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। इसका जो आंसर है वो ऑप्शन 3 है, हाइड्रोस्फीयर। ये वाटर कंपोनेंट है बायोस्फीयर का। एंड लिथोस्फीयर जो होता है वो अर्थ कंपोनेंट होता है जिसमें सॉइल एंड रॉक्स आते हैं। लिथोस्फीयर रॉक्स एंड सॉइल से रिलेटेड है, एटमॉस्फेयर एयर से रिलेटेड है, बायोस्फीयर का कंपोनेंट है, एयर कंपोनेंट है बायोस्फीयर का। जिस रीजन में लाइफ एग्जिस्ट करती है वो बायोस्फीयर है। इन आंसर्स में से थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफिक लेवल क्वाटरनरी कंज्यूमर्स आर फाउंड? ऑप्शंस आर ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 3, ट्रॉफिक लेवल 4 एंड ट्रॉफिक लेवल 5। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ट्रॉफिक लेवल 5। ट्रॉफिक लेवल 1 जो होता है वो प्रोड्यूसर्स का होता है। लेवल 1 पे प्रोड्यूसर्स होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स हैं, और लेवल 2 पे प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं जो हर्बीवोर्स होते हैं जिनमें डियर आता है, और जो लेवल 3 है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। लेवल 4 पे टर्चरी कंज्यूमर्स होते हैं और लेवल 5 पे क्वाटरनरी कंज्यूमर्स होते हैं। जो क्वाटरनरी कंज्यूमर्स हैं वो टॉप प्रेडेटर्स होते हैं। इन्हें कोई भी फूड चेन में नहीं खाता है, ये इसलिए टॉप प्रेडेटर्स हैं। लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल 5 जो हैं ये कार्निवोर्स के होते हैं। ओके, क्वेश्चन 7 का ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 8, इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट हेमलॉक, यू एंड मैपल ट्रीज आर फाउंड? ऑप्शंस आर टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ये आपको बुक में क्लियर कट लाइन दे रखी है कि टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में हेमलॉक, यू एंड मैपल ट्रीज फाउंड होते हैं, मैपल ट्रीज पाए जाते हैं। ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर।
Now question 9, which one of the following is a predator of desert locust? Options are calots, white-rumped vulture, white scavenger vulture, loricator. So option 1 is the answer of this question, calots. Now question 10, organisms found living at the bottom of the water mass is known as nekton, plankton, neostone, benthic. So option 4 is the correct answer for question 10. सो अब हम इन ऑप्शंस को भी समझ लेते हैं। नेक्टॉन जो होते हैं वो एक्टिवली स्विमिंग ऑर्गेनिम्स होते हैं, जैसे कि फिशेस और व्हेल्स। प्लैंकटन जो है ये टाइनी ऑर्गेनिम्स हैं जो वाटर करेंट्स के साथ फ्लो करते हैं, और न्यूस्टॉन जो होते हैं वो वाटर सरफेस पे रहते हैं। एंड ओनली बेंथिक जो है वो बॉटम में रहते हैं वाटर मास के, और बॉटम रीजन को बेंथिक जोन कहते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म उसमें रहते हैं उन्हें बेंथोस या बेंथिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। Now question 11, which of the following oceanic zone is rich in species and high in productivity? Littoral zone, pelagic zone, Neritic zone, benthic zone. So answer is option 3, Neritic zone. So आपको बुक में Neritic zone में ये लाइन दे रखी है कि Neritic zone is rich in species and high in productivity. So option 3 is the correct answer. Now question 12, which of the following is a non-renewable resource? Options are forest, water, pastures, minerals. So आपको बुक में इनके एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। मिनरल्स इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अदर जो ऑप्शन है फॉरेस्ट, वाटर, पेस्चर्स आर रिन्यूएबल रिसोर्स। सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13, द टोटल सॉल्ट कंटेंट इन फ्रेश वाटर इज, ऑप्शंस आर बिलो 3%, बिलो 1.5%, बिलो 2%, बिलो 2.5%। सो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन 1, बिलो 3%। ये लाइन भी आपको बुक में क्लियरली दे रखी है कि द सॉल्ट कंटेंट इन फ्रेश वाटर इज बिलो 3%। Now question 14, which of the following soils is best suited for cotton? Options are red soil, black soil, laterite soil, alluvial soil. So इसका आंसर है ऑप्शन 2, black soil। और ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, इसलिए ये बेस्ट सूटेड है फॉर कॉटन। और जो रेड सॉइल होती है वो लेस फर्टाइल होती है और मिलेट्स एंड पल्सेस के लिए सूटेबल होती है। और जो लेटराइट सॉइल है वो हैवी रेनफॉल एरियाज़ में होती है और ये पुअर इन न्यूट्रिशन होता है। एंड एलुवियल सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है और वीट, राइस एंड शुगर केन के लिए सूटेबल होती है। नाउ क्वेश्चन 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉइल कंजर्वेशन मेथड? कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, कीपिंग द सॉइल वेट, फॉर्मेशन ऑफ ब्रॉड वॉल अलॉन्ग द कोस्ट। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है कीपिंग द सॉइल वेट। सो आप वो टॉपिक देखेंगे जिसमें प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन है, उसमें आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ चेक डैम्स, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्रॉड वॉल अलॉन्ग द कोस्ट मिल जाएगा, बट कीपिंग द सॉइल वेट इज नॉट देयर। सो third option, keeping the soil wet, is the correct answer. Now question 16, which one of the following is an economic significance of forests? Supporting natural ecological systems and processes, moderation of global climate, protection of biodiversity, driving products to be used as insecticides and pesticides. सो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन 4, ड्राइविंग प्रोडक्ट्स टू बी यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। ये फॉरेस्ट का इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है। अदर जो ऑप्शन है वो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है फॉरेस्ट के। सो now question 17, which of the following statements related to forest is not correct? It is a major source of carbon sink, it prevents landslides, it is directly responsible for vector-borne diseases, it is the greatest repository of biodiversity. So जो फॉरेस्ट है वो मेजर कार्बन सिंक्स होते हैं और ये लैंडस्लाइड को भी प्रिवेंट करते हैं, और ये ग्रेटेस्ट रिपोजिटरी ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैं। ये लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेन करते हैं और ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैं। सो ऑप्शन 4 इज ऑल्सो करेक्ट about forest. Only the option 3, it is directly responsible for vector-borne diseases, that's the false statement क्योंकि ये involve नहीं होते हैं vector-borne diseases में। So option 3 is the correct answer for question 17. Now question 18, deforestation leads to increased soil erosion, reduction in the carbon dioxide liberated by plants, increase in the water table, decrease in pollution. So जो option 1 है that's the correct answer for question 18, increased soil erosion. जो बाकी options हैं reduction in the carbon dioxide. सो डिफॉरेस्टेशन में रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। इंक्रीज इन द वाटर टेबल में इंक्रीज नहीं डिक्रीज होता है, एंड डिक्रीज इन पॉल्यूशन। सो दिस आंसर इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज डिक्रीज नहीं होता पॉल्यूशन में, इंक्रीज ऑफ पॉल्यूशन होता है। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज हाइएस्ट इन नंबर इन बायोडाइवर्सिटी? ऑप्शंस आर प्लांट, एनिमल, फिश, इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ये बुक में आपको सीधी लाइन दे रखी है कि insects and microorganisms is highest in number in biodiversity. So option 4 is the correct answer. Now question 20, which of the following biogeographic zone covers the largest area in India? Options are the coast, the Western Ghats, the Deccan Peninsula, the Gangetic Plain. So option 3 is the correct answer, the Deccan Peninsula. ये जो biogeographic zone है ये सबसे largest area cover करता है इंडिया में। So option 3 is the correct answer. Now question 21, which of the following is a biological hotspot in India? Options are the Eastern Ghats, the Western Ghats, the Sundarbans in West Bengal, Bhitarkanika in Odisha. सो इसका जो आंसर है वो है द वेस्टर्न घाट्स। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर।
Now, question 22, which one of the following is not an indirect use value of biodiversity? Options are aesthetic value, bequest value, non-consumptive value, cultural and religious value. So, question है not an indirect use value. So, indirect use value जो इनमें से नहीं है वो है bequest value. So, bequest value जो है वो यूज वैल्यू नहीं है, नॉन यूज वैल्यू है. सो bequest वैल्यू सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. जो बाकी एस्थेटिक वैल्यू, नॉन कंजम्पटिव वैल्यू एंड कल्चरल वैल्यू एंड रिलीजियस वैल्यू ये इनडायरेक्ट यूज वैल्यूज हैं. So now question 23, which one of the following is not a non-conventional source of energy? Options are atomic energy, solar energy, wind energy, geothermal energy. So option 1 is the correct answer, atomic energy. ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स नहीं है, ये एक कन्वेंशनल सोर्स है. बाकी जो ऑप्शन है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी, ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स है. सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी सुटेबल फॉर जियोथर्मल एनर्जी? ऑप्शंस आर द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, द नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न राजस्थान एंड ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. सो आंसर इज ऑप्शन 1, द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय. ये आपको बुक में ये लाइन क्लियरली दे रखी है दैट द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न कोस्ट in India is considered to be suitable for geothermal energy. Now question 25, more than half of the energy need in India is met by. Options are oil, coal, hydropower, natural gas. So ये लाइन भी आपको बुक में क्लियरली मिलेगी. कोल जो है वो more than half of the need of India वो फुलफिल करता है. So option 2 is the correct answer, coal. Now question 26, Urja Gram refers to. Options are villages which produce their own required energy sources, villages in which non-conventional alternative energy systems have been installed by the government on an experimental basis, model villages established to create awareness about judicious use of energy resources. It is not related to energy resources. So option 2 is the correct answer. ये लाइन भी आपको डायरेक्ट बुक में मिल जाएगी दैट ऊर्जा ग्राम रिफर्स टू सेकेंड ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन 27, which of the following is an example of selective destruction? Options are seagulls, cheetah, passenger pigeons, crocodiles. So आपको selective destruction में जो बुक में एग्जाम्पल दे रखा है वो है passenger pigeons. So option 3 is the correct answer. Now question 28, which one of the following animals is not a part of commercial hunting? मैं आपको ये बता दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर बुक में नहीं है, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, बुक के बाहर का है. सो वेल, डियर, स्नेक एंड वाइल्ड एस. सो वेल, डियर एंड स्नेक की हंटिंग होती है. डियर की मीट के लिए, उनके एंटलर्स के लिए, स्किन के लिए होती है. स्नेक्स की जो स्किन है वो बहुत वैल्यूएबल होती है. और वेल्स को हिस्टोरिकली हंट किया जाता है वेल ऑयल के लिए, उनके मीट के लिए, ब्लबर के लिए. बट जो इंडियन वाइल्ड एस है ये प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ है, सो इसकी हंटिंग नहीं होती है. सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वेसिव स्पीशीज़? सो ऑप्शंस आर वाटर हाइसेंथ, कांग्रेस वीड, स्वीट पी, मेस्काइट. ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. और ये बुक में आपको 1, 2 एंड 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे इन्वेसिव स्पीशीज़ में. जो ऑप्शन 3 है ये इन्वेसिव स्पीशीज़ का एग्जाम्पल नहीं है बुक में. सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन? ऑप्शंस आर नेचुरल पार्क्स, जूलॉजिकल पार्क्स, कैप्टिव ब्रीडिंग, फॉस्टरिंग. सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. जो अदर ऑप्शंस हैं जूलॉजिकल पार्क्स, कैप्टिव ब्रीडिंग एंड फॉस्टरिंग, ये एक्स सीटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल्स हैं. नाउ question 31, which of the following is a non-point source pollutant? Options are discharge of effluents through chimneys, discharge through pipes from industries, runoffs from agricultural fields, dumping of toxins in a confined area. So option 3 जो है runoffs from agricultural fields, ये correct answer है और ये non-point source pollutant है. जो other options हैं वो point source pollutant के examples हैं. Now question 32, which of the following is not a primary pollutant? Carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur dioxide, sulfuric acid. So question में है कि जो primary pollutant नहीं है. So fourth option sulfuric acid primary pollutant नहीं है क्योंकि ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है. बाकी जो ऑप्शन है कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट है. सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन 33, स्टैंडर्ड लेवल ऑफ RSPM इन इंडिया इज 50 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर एंड 30 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर. सो बुक में आपको ये लाइन इजीली मिल जाएगी दैट इज 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर इज द करेक्ट आंसर एंड इट इज स्टैंडर्ड लेवल ऑफ RSPM. सो नाउ क्वेश्चन 34, coliform can be detected by conducting MPN test, ADS test, BOD test, COD test. So MPN test जो है मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट, इसकी फुल फॉर्म है. सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. कॉलीफॉर्म के साथ साथ जो इकोलाई है वो भी डिटेक्ट होता है इसी टेस्ट से. सो अगर क्वेश्चन में कॉलीफॉर्म की जगह इकोलाई हो तो भी आप MPN टेस्ट ही टिक करेंगे. Now question 35, which of one of the following is not a waste minimization method? Process modification, waste segregation, recycling of waste, waste concentration. So आप जब बुक में देखेंगे तो waste minimization के 3 मेथड दे रखे हैं, process modification, waste segregation and waste concentration. So recycling of waste minimization में नहीं आता है जो कि हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है. So option 3 is the correct answer. Recycling of waste is not a waste minimization method. Now question 36, which of the following is a biological treatment method of waste? So this question is little manipulative because जो इनसाइनेशन है, सेकेंड ऑप्शन है सॉलिडिफिकेशन एंड थर्ड ऑप्शन है डाइजेशन, ये तीनों ही बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड हैं वेस्ट के. जो ऑप्शन 4 है सॉल्यूशन वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं है. सो 1, 2 और 3 में से आप कोई सा भी आंसर टिक करेंगे वो सही ही होगा क्योंकि तीनों ही बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड में आते हैं. सो हम
फर्स्ट ऑप्शन ही ज़्यादा प्रीफर करेंगे क्योंकि वो फर्स्ट नंबर पे है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द प्रीफरेबल आंसर. सो इंसाइनेशन हम टिक कर देते हैं. नाउ क्वेश्चन 37, द बेस्ट वे टू डिस्पोज न्यूक्लियर वेस्ट इज इंसाइनेशन, अंडरग्राउंड डिस्पोजल, डंपिंग एट सी, लैंडफिल डिस्पोजल. सो अगर आप बुक में देखेंगे तो अंडरग्राउंड डिस्पोजल के अंडर न्यूक्लियर, जो अंडरग्राउंड डिस्पोजल का पैराग्राफ है उसमें आपको न्यूक्लियर वेस्ट देखने को मिलेगा. सो न्यूक्लियर वेस्ट का जो बेस्ट वे है वो अंडरग्राउंड डिस्पोजल है, क्योंकि इंसाइनरेशन में जो वेस्ट है उसको जलाया जाता है हाई टेम्परेचर पे ताकि उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो सके. सो जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसको हम इंसाइनरेशन मेथड से नहीं कर सकते क्योंकि ये हार्मफुल हो सकता है. और डंपिंग एट सी एंड लैंडफिल डिस्पोजल इज ऑल्सो हार्मफुल. अंडरग्राउंड डिस्पोजल है वो बेस्ट वे है न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए, क्योंकि ये इन्वायरमेंट से न्यूक्लियर वेस्ट को बिल्कुल अलग कर देता है ताकि उसकी जो हार्मफुल रेडियो एक्टिविटी है वो इन्वायरमेंट तक ना पहुंचे. सो नाउ क्वेश्चन 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस. So options are carbon dioxide, methane, sulfur dioxide, and chlorofluorocarbon. So now option 3 is the correct answer for question 38. Option 1, 2, and 3, carbon dioxide, methane, and chlorofluorocarbon are greenhouse gases. Now question 39, which one of the following is not one of the 8 missions of the National Action Plan on Climate Change? Options are National Water Commission, National Mission for Clean India, National Mission for Sustainable Agriculture, and option 4, National Rural Health Mission. National Rural Health Mission. So option 4 is the correct answer. जो 8 मिशंस हैं नेशनल एक्शन प्लान में उसमें नेशनल रूरल हेल्थ मिशन नहीं है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये 8 मिशंस याद होने चाहिए. सो नाउ क्वेश्चन 40, ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर इज जनरली फाउंड इन अपर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, अपर लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर, अपर लेयर ऑफ मेसोस्फेयर, अपर लेयर ऑफ आयोनोस्फेयर. सो ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है. सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, अपर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर. Now question 41, the principal bench of National Green Tribunal is located at. ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है बुक से. सो ऑप्शंस आर न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई. सो ऑप्शन 1 इज द क्लियर कट आंसर ऑफ 41 of question 41. Now question 42, Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer was agreed by nations in. Options are 1985, 1987, 1989 and 1991. So ये जो लाइन है इसमें वर्ड टू वर्ड बुक में दे रखा है. सो ऑप्शन 2 is the correct answer according to book. Now question 43, the Basel Convention is related to biodiversity, ozone layer depletion, chemicals and hazardous waste, chemical change. So जो Basel Convention है वो chemical and hazardous waste से related है. So option 3 is the correct answer. जो Basel Convention है वो इंटरनेशनल ट्रीटी है जो 1989 में अडॉप्ट की गई थी और ये केमिकल्स एंड हजार्डस वेस्ट से रिलेटेड है. नाउ क्वेश्चन 44, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज नॉट ड्यू टू जेनेटिक इन्फ्लुएंस? हीमोफीलिया, सिकल सेल अनीमिया, डाउन सिंड्रोम, शाइजोफ्रेनिया. सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. डाउन सिंड्रोम इज नॉट ड्यू टू जेनेटिक इन्फ्लुएंस. बाकी जो ऑप्शन है हीमोफीलिया, सिकल सेल अनीमिया, शाइजोफ्रेनिया, ये जेनेटिक इन्फ्लुएंस की वजह से ही होते हैं. सो नाउ क्वेश्चन 45, मैच द फॉलोइंग एंड फाइंड आउट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. सो जो हम पहले आंसर्स मैच कर लेते हैं. सो एटमॉस्फेरिक से रिलेटेड हीट वेव है. एटमॉस्फेरिक का एग्जांपल जो है वो हीट वेव है, बायोलॉजिकल का फॉरेस्ट फायर है, जियोलॉजिकल का लैंडस्लाइड्स है और हाइड्रोलॉजिकल का ड्रॉट है. सो इस मैचिंग के हिसाब से जो हमने करी है इस आंसर में ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. रन ऑफ कच्छ जो है वो हाई सिस्मिक जोन में आता है और कोस्टल उड़ीसा जो है वो साइक्लोन्स के लिए ज़्यादा प्रॉन है ना कि अर्थक्वेक के लिए. और ईस्टर्न राजस्थान हैज़ रिलेटिवली लोअर सिस्मिक रिस्क और बुंदेलखंड हाई सिस्मिक जोन में नहीं आता. सो रन ऑफ कच्छ जो गुजरात में है वो हाई सिस्मिक रिस्क में आता है. सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, रन ऑफ कच्छ. नाउ क्वेश्चन 47, व्हाट कुड बी द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड बाय 2100. नाउ ऑप्शन 1 इज 11.2 बिलियन, 11.8 बिलियन, 13.2 बिलियन, 13.8 बिलियन. सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. ये डिट्टो लाइन आपको बुक में दे रखी है. सो उसके हिसाब से ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनवस सेंटर? सो द ऑप्शंस आर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ, नियो, सेंटर फॉर थियोरेटिकल स्टडी, CTS, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स, इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर, ITRC. सो इन ऑप्शंस में से आप देखेंगे कि बुक में एक टेबल दे रखा है एनविस सेंटर का. अब अगर आप सारे एनविस सेंटर याद करेंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो इन्होंने ऑप्शंस है उनमें एक इजी ऑप्शन दिया है जो एम्स का है. सो आप सब जानते हैं एम्स जो है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है. सो क्लियर कट आंसर इज एम्स. Now question 49, which one of the following views towards nature believes that all organisms on earth have values and rights? Options are anthropocentrism, ecocentrism, ecofeminism, stewardship. So option 2 is the correct answer. इसके जो व्यूज़ हैं वो ये है कि all organisms on the earth have values and rights. So option 2 is the correct answer.
और ये जो बाकी ऑप्शंस हैं इनको भी आप पढ़ लें यहाँ से, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत सारे पिछले क्वेश्चन पेपर्स में दिए गए हैं और अलग अलग उससे पूछे गए हैं। जैसे कोई क्वेश्चन एंथ्रोपोसेंट्रिज्म से है, इकोसेंट्रिज्म में से यही क्वेश्चन है, और इकोफेमिनिज्म से भी क्वेश्चन है, और स्टीवर्डशिप से भी क्वेश्चन मैंने पीवाईक्यूज में देखे हैं। सो आप ये सारी डेफिनेशंस याद कर लें। नाउ क्वेश्चन 50, यूजिंग इंग्लिश मटेरियल टू कम्युनिकेट टू नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शंस आर प्रोसीजरल इनइक्वालिटी, जियोग्राफिकल इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। सो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन, प्रोसीजरल इनइक्वालिटी। सो ये जो एग्जांपल है इंग्लिश यूजिंग इंग्लिश मटेरियल टू कम्युनिकेट नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटीज़, ये प्रोसीजरल इनइक्वालिटी का एग्जांपल है। और आप ये जो जियोग्राफिकल इनइक्वालिटी है, सोशल इनइक्वालिटी है और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, इनके भी एग्जांपल्स याद कर लें, क्योंकि ये पीवाईक्यूज में दिए गए हैं। सो दैट्स फॉर टुडे। ये हमने क्वेश्चन पेपर ऑफ दिसंबर 2023 सॉल्व कर लिया है विद एक्सप्लेनेशन, विद 100% वेरीफाइड आंसर की। सो इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे हैं। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ दिस वीडियो हेल्प्स यू इवन अ बिट। सो थैंक यू, दैट्स फॉर टुडे, गुड बाय। मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो में।